हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आईटीजे में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये 7QC टूल्स के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसे हम प्रॉब्लम एनालिसिस टूल भी कहते हैं। तो हम इस टॉपिक को दो भागों में कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फैकल्टी क्रेडिट्स देख लेते हैं जिस बेस पे हमने ये वीडियो बनाई है। और जैसे कि मैंने बताया कि हम आज बात करने वाले हैं 7QC टूल्स के ऊपर, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग इंडेक्स देख लेते हैं, जिसके बेस पे हम 7QC टूल्स की ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर हमारा स्टडी मटेरियल या ई बुक चाहिए तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स 7QC टूल्स है, इसको हम दो भागों में समझने वाले हैं, दो भागों में इस वीडियो को पूरा करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 7QC टूल्स की हिस्ट्री के बारे में। फिर हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 7QC टूल से रिलेट करते हैं। उसके बाद हम 7QC टूल्स के तीन QC टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है चेक शीट, पैरेटो डायग्राम और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। तो हम इन तीनों QC टूल्स के बारे में हम जानेंगे, इनको कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हम इन चीजों के बारे में आज की वीडियो में मिस पार्ट 1 में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि पार्ट सेकंड पे आने वाली है। उसमें हम जानेंगे कंट्रोल चार्ट क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये कैसे बनते हैं और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम 7QC टूल्स की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 7QC टूल्स है इसको इन्वेंट किया था काओरू इशिकावा ने। और उनके पीछे जो कंसेप्ट था वो ये था कि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इस कंटिन्यूस प्रोसेस करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। और इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को सिंपल करने के लिए, कॉम्प्लिकेट ना हो इसके रिगार्डिंग इन्होंने 7QC टूल्स बनाए हैं। और इन 7QC टूल्स में विजुअल एड्स की हेल्प ली गई है, जिससे कि जो स्टैटिस्टिकल और क्वालिटी कंट्रोल है वो अट्रैक्टिव वे में और सिंपल वे में हो जाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए काओरू इशिकावा ने इन्वेंट किया है 7QC टूल्स को। तो फ्रेंड्स, जो 7QC टूल्स के रिगार्डिंग जो काओरू इशिकावा का जो कंसेप्ट था, जो वो कहते थे वो ये था कि लगभग 95% जो क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि कंपनी के अंदर होती है उसको 7QC टूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक अजम्पशन था काओरू इशिकावा का इस 7QC टूल्स को इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जो एक प्रॉब्लम होती है वो एक अनडिजायरेबल इवेंट है। मींस इस इवेंट की किसी को जरूरत नहीं होती, लेकिन ना चाहते हुए भी ये इवेंट हो जाता है, इसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। और जो प्रॉब्लम है ये एक्सपेक्टेड और ऑब्टेन्ड के बीच का डिफरेंस है। मींस एक जो हमें चाहिए और एक जो हमें मिला, इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे हम प्रॉब्लम का नाम देंगे। तो ये कंसेप्ट है प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वो टेक्निक है जिससे कि जो गैप होता है एक्सपेक्टेड और ऑब्टेन्ड के बीच में वो रिड्यूस हो जाता है। उस एफर्ट को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, मींस प्रॉब्लम की क्या कॉस्ट है। तो अगर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है इफेक्टिव वे में या फिर इफिशिएंट वे में, तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है कॉस्ट के ऊपर पड़ता है और टाइम वेस्टेज के ऊपर पड़ता है। मींस इस कॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम से डायरेक्टली प्रोडक्ट की कॉस्ट और टाइम ऑफ वेस्टेज भी बढ़ जाता है। तो ये है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम्स कितने तरह की होती है। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम है इसको चार भागों में बांट सकते हैं। चार भाग मीन्स ए बी सी और डी। अब यहाँ बात करें ए प्रॉब्लम की, वो प्रॉब्लम जिसका हमें काउंटर मेजर भी ना पता हो और कारण भी ना पता हो। मीन्स क्या करना है वो भी नहीं पता और किस कारण हुआ है वो भी नहीं पता। तो उस तरह की प्रॉब्लम को हम एक नाम से बजानेंगे। मीन्स इसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। और अगर कुछ जो प्रॉब्लम है उसका कारण हमें पता है
लेकिन जो काउंटर मेजर है वो नहीं पता, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो बी टाइप की प्रॉब्लम है। और इस तरह की प्रॉब्लम में जो टेक्नोलॉजी है वो हाई लेवल की चाहिए होती है। इसके अलावा बात करें सी प्रॉब्लम, तो सी कैटेगरी की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जो कि बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम होती है, जिसका हमें कारण भी पता है और उसका सॉल्यूशन भी पता है। तो उस प्रॉब्लम को हम सी टाइप की प्रॉब्लम कहेंगे। इसके अलावा बात करें डी टाइप की प्रॉब्लम, तो डी टाइप की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसको हमें केयर करने की जरूरत पड़ती है। मीन्स यहाँ पे जो रीजन है या जो कारण है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन जो सॉल्यूशन है मीन्स जो करना है वो अगर हमें पता हो, तो उस कंडीशन में हमें केयर करने की जरूरत होती है। और इस तरह की प्रॉब्लम को हम डी टाइप प्रॉब्लम कहते हैं। मीन्स हम इस प्रॉब्लम को टोटल ए बी सी डी 4 भागों में बांट रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स की लाइब्रेरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है, इसको कुछ टूल्स हैं जो कि बेसिक टूल्स हम कह सकते हैं, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, वाइवा एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये जो एनालिसिस है इन्हें हम बेसिक टूल्स कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। अब अगर नेक्स्ट बात करें, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ 7 क्यूसी टूल्स भी होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स में काम आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये 7 क्यूसी टूल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो 7 क्यूसी टूल्स है इसके अंदर टोटल 7 टूल्स होते हैं, जो है चेक शीट, पैरेटो डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कंट्रोल चार्ट ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड स्ट्रेटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन सभी 7 क्यूसी टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 7 क्यूसी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पहले बात की हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं चेकशीट के बारे में, जो कि एक क्यूसी टूल्स है। और इस चेकशीट के अंदर जो शीट है वो हम डिजाइन करते हैं और उसके अंदर जो डाटा है उसको कलेक्ट करके स्टोर करते हैं। ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स है 7 क्यूसी टूल्स का। तो इसमें अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे, हम जैसे डेली वाइज रजिस्ट्रेशन शीट जो होती है उसको भी चेक शीट हम कह सकते हैं, या इस तरह की कोई भी चेक शीट या शीट जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करके डालते हैं, तो उस तरह की शीट को हम चेक शीट का नाम देंगे। और ये एक 7 क्यूसी टूल्स का सबसे सिंपल मेथड है डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज का। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस चेक शीट को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर सपोज हम बात करें कि हमें एक बाइक लेनी है, तो बाइक लेने के लिए सबसे पहले हम पावर देखेंगे, फिर हम सस्पेंशन देखेंगे, फिर हम स्टाइल देखेंगे, फिर हम माइलेज देखेंगे और फिर हम प्राइस देखेंगे। मीन्स हम बाइक को लेने के लिए इन 4 से 5 भागों को कंसीडर करते हुए हम बाइक खरीदेंगे। अब अगर इसे हमें चेक शीट बनानी हो अगर हमें इस डाटा के ऊपर, तो चलिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चेक शीट है जो कि डिफाइन कर रही है, कंपेयर कर रही है यामा क्रुक्स आर को, टीवीएस सेंट्रा को, बजाज कैलिबर को, रॉयल एनफील्ड को, प्राइस के रिस्पेक्ट में, माइलेज के रिस्पेक्ट में, पावर के रिस्पेक्ट में, स्टाइल के रिस्पेक्ट में और सस्पेंशन के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स, इस चेक शीट के थ्रू हम इन 4 कंपनियों के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं इन 5 पैरामीटर के ऊपर। तो इस तरह से ये एक चेक शीट का एग्जाम्पल है जो कि डाटा कलेक्शन, डाटा स्टोरेज और एनालिसिस में काम आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्दर डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट 7 क्यू टूल्स के ऊपर चलते हैं, जो है पैरेटो डायग्राम। तो फ्रेंड्स, ये जो पैरेटो डायग्राम है ये एक प्रेजेंटेशन टेक्निक है जो कि काम में आती है एक वाइटल फ्यू को, मीन्स एक छोटी सी अमाउंट को सेपरेट करने के लिए। सेलेक्ट करना है और उसको सेपरेट करना है एक बहुत बड़ी अमाउंट से। तो फ्रेंड्स, इसको हम और इजीली वे में समझते हैं आगे। इससे पहले हम पैरेटो डायग्राम के बारे में ये जान ले कि इसको सबसे पहले पैरेटो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1848 से 1923 के बीच में इसको यूज किया था। उसके बाद इसको मिस्टर जुरान ने भी यूज किया था क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इसके अलावा जो डायग्राम है ये कॉम्बिनेशन है बार चार्ट का और लाइन ग्राफ का। मिस बार चार्ट और लाइन ग्राफ की हेल्प से ये एक्यूमुलेटेड डाटा के ऊपर काम करता है और
प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था पैरेटो डायग्राम के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पैरेटो डायग्राम को बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स पैरेटो डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डाटा को कलेक्ट करना होगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको अरेंज करना होगा एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद डाटा को हमें क्यूमुलेटिव टोटल निकालना होगा हर इंडिविजुअल डाटा के लिए। अभी जो क्यूमुलेटिव टोटल हमें निकालना है उसके बेस पे हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना होगा हर इंडिविजुअल डाटा के लिए, और फिर हमें एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की हेल्प लेंगे, और उसके बाद हम एक बार चार्ट बना देंगे। अब बार चार्ट बनाने के बाद हमें जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज का डाटा निकाला था उसके बेस पे हम एक क्यूमुलेटिव कर्व बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक बार चार्ट हो जाएगा और एक क्यूमुलेटिव परसेंटेज का कर्व हो जाएगा। तो इन दो चार्ट के बेस पे हम 80% जो प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन करने वाला जो प्रॉब्लम है उसको सेलेक्ट कर लेंगे पैरेटो डायग्राम की हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टेप्स है जिससे कि हम पैरेटो डायग्राम को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस पैरेटो डायग्राम को हम एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया है, डाटा कलेक्ट किया है, वो लिया है मैंने डिफेक्ट के टाइप्स के ऊपर, और इसको हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है नंबर ऑफ डिफेक्ट के साथ। मीन्स हमने टाइप ऑफ डिफेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट आ रहे थे उस पर्टिकुलर डिफेक्ट के रिगार्डिंग, वो हमने डाटा यहाँ लिखा है। इस तरह से डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने क्यूमुलेटिव टोटल निकाला हुआ है अलग अलग डिफेक्ट्स का। अब यहाँ पे जो डाटा है आप देख सकते हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा, और उसके बेस पे क्यूमुलेटिव टोटल के बेस पे हमने क्यूमुलेटिव परसेंटेज को निकाल लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टॉप थ्री है वो टॉप थ्री मिला के 80% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट जो कंसीडर कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट के बेस पे। मीन्स जो टोटल जो टॉप थ्री डिफेक्ट हैं वो 80% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रॉब्लम के अंदर। तो इस तरह से हम 80% रूल के बेस पे टॉप थ्री को कंसीडर कर सकते हैं पैरेटो डायग्राम की हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं कि पैरेटो डायग्राम को बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ए बी सी डी ई करके ये जो डिफेक्ट लिए थे उन डिफेक्ट को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिए हैं, अरेंज कर लिए हैं। तो जैसे बात करें जो प्रॉब्लम डी था, प्रॉब्लम डी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स थे, फिर नंबर बी के उसके बाद पार्ट्स थे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर बार चार्ट बना लिया, और हमने फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज के ऊपर एक लाइन चार्ट भी बना लिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टॉप थ्री कंट्रीब्यूशन है वो 83% का है, और वो डिफेक्ट नंबर बी, डिफेक्ट डी और डिफेक्ट एफ, इन तीनों को मिलके 80% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इस तरह से पैरेटो डायग्राम की हेल्प से हमने टॉप थ्री को हम कंसीडर कर लेंगे प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, और ये इस तरह से हम 80% रूल को फॉलो कर सकते हैं, करते हैं पैरेटो डायग्राम के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर थ्री सेवन क्विज टूल्स के बारे में, जो है कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। और इस वीडियो के लिए ये हमारा लास्ट सेवन की टूल है। इसके बाद की जो सेवन की टूल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है इसको इन्वेंट किया था के इशिकावा डॉक्टर साहब ने, और ये एक डायग्राम जो है एक फिश के बोन के तरह दिखता है, इसलिए इसको हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है ये एक रिलेशनशिप दिखाता है कॉजेज और इफेक्ट के बीच में। इसके अलावा बात करें ये एक रिलेशनशिप दिखाता है कोज उसका इफेक्ट, और जो कोज के साथ वो मेन कोज था वो, मीन्स इनके बीच में ये रिलेशनशिप शो करता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इफेक्ट है बिल्कुल राइट साइड में है, और इसको इफेक्ट करने वाले चार मेन कोज हैं, मेन कोज ए, मेन कोज बी, मेन कोज सी, मेन कोज डी। इसको हम मेन मशीन मटेरियल में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये जो कोजेज हैं इसके अंदर कुछ लेवल वन कोजेज हैं। अब लेवल वन को दोबारा कोज को जनरेट करने के लिए लेवल टू कोज है, फिर लेवल थ्री कोज है। इस तरह से यहाँ पे कोजेस के डिफरेंट डिफरेंट लेवल आपस में इंटरलिंक होते हैं मेन कोज के साथ, और वो मेन कोज लिंक होता है इफेक्ट के साथ। तो इस तरह से हम कोज एंड इफेक्ट डायग्राम को
दिखा सकते हैं और यूज करते हैं अपने 7QC टूल्स के अंदर प्रॉब्लम एनालिसिस के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को बनाते कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को सेलेक्ट करना होता है, जिसके ऊपर हमें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाना है। अब हमने जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक या फिर हम कहें प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया है, उसको राइट साइड में लिख लेंगे और उसके बाद उसको एक बैकबोन की हेल्प से बनाएंगे। इसके कुछ 4 बैकबोन बना देंगे, जिसे हम मेन कोज का नाम देंगे, और ये चारों मेन कोज को एक स्क्वायर के अंदर बंद करके इसको इंटरलिंक कर देंगे इफ यहाँ पे जो होने वाले प्रॉब्लम के साथ। अब यहाँ पे जो मेन कोज निकल के आया, उसके अंदर प्राइमरी कोज को डिफाइन करेंगे, जिससे कि मेन कोज जनरेट हो रहा है। अब मेन कोज को जनरेट करने के लिए जो नेक्स्ट जो कोज है, नेक्स्ट लेवल जो कोज है, उसे हम लेवल 2 कोज का नाम देंगे, और उसको भी साथ में यहाँ पे इंटरलिंक कर देंगे लेवल 1 के साथ। मीन्स यहाँ पे जो लेवल 2 कोज है वो लेवल 1 के साथ इंटरलिंक हो गया, जो लेवल 1 कोज है वो यहाँ पे मेन कोज के साथ लिंक हो गया, और जो मेन कोज है वो लिंक हो गया यहाँ पे इफेक्ट के साथ या फिर कहे प्रॉब्लम के साथ। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल के कोजेस को आपस में लिंक करते हैं, मेन कोज के साथ मेन कोज को लिंक करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है कि यहाँ पे हमने जितने भी कोज आइडेंटिफाई किए थे, उनको हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस लेवल देखना है कि किसकी इम्पोर्टेंस लेवल कितनी है। मीन्स यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट जानना है कि जो भी हमने यहाँ पे कोजेस आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें कौन से कोज सिग्निफिकेंट है, कौन से कोज सिग्निफिकेंट नहीं है, और उन सभी का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो इस तरह से हमें सिग्निफिकेंट कोज को आइडेंटिफाई करते हुए उनके ऊपर काम करना है, जिससे कि जो कोज है वो खत्म हो जाए और जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टोटल, हम अगर बात करें कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको आगे एक इजी वे में समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को एक पिक्टोरियल व्यू पे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो प्रॉब्लम है उसको हमने रेक्टेंगुलर के अंदर बंद करके राइट साइड में रख लिया है, और इसको लिंक कर दिया है यहाँ पे मेन कोज से, जो है मेन मशीन मटेरियल मेथड। अब ये जो मेन कोज है, इसके अंदर हमने कुछ प्राइमरी कोज आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि मशीन के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है कि मिलिंग डेप्थ अंदर साइज है। अब ये हमारा प्राइमरी कोज है, इसको हमने सेकेंडरी कोज के ऊपर आइडेंटिफाई किया कि हाई वेरिएशन इन प्रोसेस के कारण ये जो मिलिंग डेप्थ अंदर साइज हुई है। अब ये जो सेकेंडरी कोज आइडेंटिफाई किया है, इसके बेस पे हम थर्ड जो कंडीशन है, ये हम बात करें कि जो थर्ड लेवल जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो मशीन कंडीशन ओके नहीं थी, जिसके कारण की हाई वेरिएशन ऑफ प्रोसेस हुआ। इस तरह से हमें मेन कोज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद प्राइमरी कोज, फिर सेकेंडरी कोज, फिर टर्शरी कोज, और इस तरह से हम एक एक करके पूरे इन सभी कोजेस को हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के लिए। तो इस तरह से जब हम कॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उनके ऊपर एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता लगा कि कौन सा सिग्निफिकेंट कॉज है, कौन सा नॉट सिग्निफिकेंट कॉज है, और जो सिग्निफिकेंट कॉज है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। तो ये अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दोबारा नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।